साइमन कमीशन 1927 से 1928। 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 10 वर्ष बाद आयोग गठन। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने 2 वर्ष पहले ही प्रशासनिक तरक्की तय करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। अतः साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार व संवैधानिक सुधार के विकास की रूपरेखा तय करता है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई। उस समय भारत का सचिव लॉर्ड बर्किनहेड था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत के बम्बई में आया था। पहली बार बम्बई में आया था भारत में। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित यह 7 सदस्यीय कमीशन था। भारत में इसका भयंकर विरोध हुआ। 7 सदस्य सबके सब अंग्रेज थे। चूँकि नियम जो था भारतीयों के लिए था, लेकिन इसमें जो जितने भी सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज थे, इसलिए इसको सोवियत कमीशन भी कहा गया। इसका भारत में खुलकर विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पास हुआ। भारत में यह आयोग जहाँ जहाँ गया वहाँ पर साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। 1928-29 के दौरान यह कमीशन 2 बार भारत आया। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इसी के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले भारतीय थे। अब 1919 का जो एक्ट है उसके बाद साइमन कमीशन आता है। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। उसके बाद वर्तमान संविधान का निर्माण होता है। संविधान निर्माण का पहला प्रयास नेहरू रिपोर्ट 1928 में होता है। यह भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट था, यूँ समझ लीजिए। और संविधान 1928 में साइमन कमीशन संवैधानिक विकास के लिए कार्य कर रहा था और इसी के विरोध स्वरूप बर्किनहेड ने चुनौती दी। किसको? कांग्रेस को और भारतीयों को चुनौती दी कि आप अपना संविधान स्वयं क्यों नहीं बना लेते जब आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। तो इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट बनाई। आइए चलते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। 24 नवंबर 1927 को बर्किनहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण चुनौती दी। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में चुनौती स्वीकार किया गया। 10 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 10 अगस्त 1928 को समिति ने रिपोर्ट बनाकर सर्वदलीय बैठक में पेश किया तथा यह पास भी हो गया, किंतु बाद में इसमें विवाद हो गया। जिन्ना ने इसे मानने से मना कर दिया। अब नेहरू रिपोर्ट पर विवाद क्यों हो गया यह जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के विवाद के दो लोग जो है विरोध कर रहे थे और विवाद भी कर रहे थे। विरोध क्या कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों विरोध कर रहे थे किसका? नेहरू रिपोर्ट का। और जिन्ना भी विरोध कर रहे थे। जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्यों विरोध किया और सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। अब हम आपको बता देते हैं डोमिनियन स्टेट किसे कहते हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि भारत की बड़े बड़े मामले में, जैसे रक्षा विदेश नीति के मामले में अंग्रेज कार्य करेंगे और जबकि प्रशासन में भारतीयों का योगदान होगा, इसलिए इसका विरोध किए। और जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस की यह मांग थी कि हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, हमको पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था। नेहरू और बोस ने इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन बनाया। गांधी जी के प्रयास से नेहरू बोस ने इस पर राजी हो गए। जिन्ना क्यों विरोध कर रहे थे? जिन्ना संसद में मुसलमानों के लिए विशेष सुविधा मांगने लगे। कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया, इसलिए जिन्ना भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 1924 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दी। अब आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस में लाहौर में अधिवेशन हुए थे जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया और आज से कांग्रेस डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनना तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को
26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला स्वाधीनता दिवस हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को मना लिया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी को नया आंदोलन चलाने की स्वीकृति मिली। अब क्या थी? गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी ने इन मांगों को अपने पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया। उसमें वायसराय था लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का रैमजे मैकडोनाल्ड। 31 जनवरी 1930 को प्रकाशित हुआ गांधी की 11 सूत्रीय मांगे, जिनमें लेकिन अंग्रेज़ों ने इन 11 सूत्रीय मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 14 फरवरी 1930 को गुजरात के साबरमती में कांग्रेस कार्रवाई की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने गांधी जी ने कहा, मैंने दोनों हाथ फैलाकर रोटी मांगी थी, किंतु मुझे पत्थर मिला। अंग्रेज़ों ने मुझे पत्थर दिया। अतः गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक असहयोग आंदोलन चलाएंगे। सविनय का मतलब समझ लेते हैं। सविनय का मतलब होता है विनय के साथ, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना, यानी विनय के साथ हम अंग्रेज़ों की आज्ञा को नहीं मानेंगे। आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च व नामक कानून को तोड़कर की गई। अतः 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई करके आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक यात्रा की तथा दांडी में एक मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। दांडी मार्च, अब देखिए साबरमती गुजरात में है और यहाँ से गुजरात में ही दांडी करीब 240 मील की है, 385 किलोमीटर की दूरी है। और गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ यह आंदोलन चालू किए थे 12 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ देते हैं। और ये साबरमती से शुरुआत हुई थी और दांडी मार्च पर नमक कानून तोड़ा गया था। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो गया और उनको जेल भेज दिया गया। सुभाष बोस ने इस यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। इस आंदोलन का सबसे खतरनाक स्वरूप धरसाना महाराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ पर सरोजिनी नायडू आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती और खुदाई खिदमतगार 2 आंदोलन चलाया गया था। इनकी एक पत्रिका है पख्तून पत्रिका। गढ़वाल रेजिमेंट के वीर चंद्र सिंह ने भारतीय आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। उत्तर पूर्व में आंदोलन का विस्तार हो गया और 13 वर्षीय नागा कन्या गाइडेल्यू ने यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। यह आंदोलन पूरे भारत में विस्तृत हो गया। गांधी इरविन समझौता पढ़ लेते हैं। दिल्ली में यह समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तेज बहादुर सप्रू M.R. जयकर के प्रयास से गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 में यह समझौता हुआ। ये सरोजिनी नायडू ने इसे 2 महात्माओं का मिलन भी कहा था। इरविन ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी से मांग की कि आंदोलन को आप स्थगित कर दीजिए और सेकेंड गोल मेज सम्मेलन में भाग लीजिए। कांग्रेस को कहा और साथ ही साथ कहा कि भारतीय अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार न करें। ये इरविन की मांग थी, जबकि गांधी जी की मांग क्या थी इरविन से, वह जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलनकारियों पर मुकदमा वापस ले लीजिए जो अहिंसक प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। ठीक है, अहिंसक प्रक्रिया में कहा गया है, जबकि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद हिंसक प्रक्रिया में शामिल थे। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि भारतीय लोग समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं और सरकारी नौकरी जो छोड़ गए थे आंदोलन के दौरान भारतीय, उनको वापस में नौकरी बुला लिया जाए। कराची में 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता हुआ और इस अध्यक्षता में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया गया। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में भगत सिंह को न बचा पाने के कारण युवा वर्ग ने गांधी जी की काले झंडे दिखाए। महात्मा गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। गोलमेज सम्मेलन, यह पहला मौका था जब अंग्रेज भारतीयों को बराबरी का
बराबरी पर बैठा रहे थे, अंग्रेज भारतीयों को बराबरी पर बैठा रहे थे। 1930-32 के दौरान तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और कहाँ हुए थे? लंदन में, जेम्स पैलेस में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करके भारत के लिए नए अधिनियम बनाने लगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 की कुल 89 लोगों ने भाग लिया था। इसमें जिन्ना ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि अम्बेडकर सहित सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। और अम्बेडकर ने दलित पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय संविधान अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। और यह एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चूँकि असफल रहा, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, इंग्लैंड में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एसएस राजपूताना जहाज में होकर यहाँ पर गए थे। महात्मा गांधी को चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर भी कहा था। इंग्लैंड की महारानी से गांधी जी ने बकिंघम पैलेस में मुलाकात की थी और महात्मा गांधी जी से चार्ली चैपलिन भी मिले थे, जो एक कॉमेडियन थे। जिन्ना व अम्बेडकर के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को लेकर विवाद हो गया। गांधी जी खाली हाथ वापस भारत आ गए और यह एक असफल सम्मेलन था। दूसरा, वापस आकर गांधी जी वायसराय वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किए, किंतु वायसराय नहीं मिले। अतः गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934। अंग्रेजों ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी और सारी संपत्ति जब्त कर ली। अंग्रेजों ने कर न देने वाले किसानों पर गोलियां भी चलाई। अप्रैल 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कम्युनल सांप्रदायिक पंचायत व पुनः समझौता होता है। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा एक पंचायत रिलीज करते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का मांग करने लगते हैं। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता होता है, जो कि इसमें आरक्षण की मांग हो जाती है। गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वो इंग्लैंड में। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, यह बस औपचारिक मात्र थी और अम्बेडकर जी इसमें गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। और अमर सोनार बांग्ला जानते ही हैं आप लोग, राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम। लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। इसमें पहली बार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया। इन विषयों को 3 सूची में बांटा गया था: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार और इनकी परिषद नियम कानून बना सकती थी, जबकि राज्य सरकार पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे दोनों लोग यानी संघ और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते थे। अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास होंगे। संघीय न्यायालय स्थापित किया जाएगा। संघीय रेलवे की स्थापना की जाएगी। संघीय बैठक RBI की स्थापना किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान था। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 से प्रांतीय चुनाव हुए। 1937 का प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में 5 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल की। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुमत के करीब थी, मतलब बहुमत नहीं हासिल की लेकिन बहुमत के करीब थे। असम और पश्चिमोत्तर भारत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस प्रकार कांग्रेस ने सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस कुल 8 सीटों पर विजय हुई और इनकी मिलीजुली सरकार थी। मिलीजुली 3 जगह पर इन्होंने अपना सरकार बनाया था और स्पष्ट बहुमत 5 जगहों पर इन्होंने अपना बनाया था कांग्रेस ने 28 माह तक शासन किया। बाद में केंद्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया 1939 और 45 के दौरान, क्योंकि अंग्रेजों ने बिना
अंग्रेजों में बिना कांग्रेस व भारतीय जनता से पूछे अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस व भारतीय जनता से पूछे भारतीयों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड के साथ होने की घोषणा की थी। कांग्रेस के इसमें इस्तीफे से मुस्लिम लीग ने बहुत खुश हुआ और